हाजिरी हुई है। मैं डाइस के साथियों से फिर गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर खामोशी अख्तियार कर लें, थोड़ी देर। मेरा ख्याल है कि अंजन भाई के लिए तकरीबन गायबाना तौर पर हम सब दुआ करते ही रहते हैं, लेकिन आज इनके लिए आपके बीच में एक गुजारिश करने के लिए आया हुआ। डाइस के साथियों से गुजारिश है, ऐसे चुप हो जाएं जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। थोड़ी देर के लिए आप खामोश होकर के बैठे। दरअसल बड़े जज्बाती लोग हैं, स्टेज छोटा है, भीड़ बहुत ज्यादा है। बाकी महफिलों में जितनी भीड़ सामने हुआ करती है उतनी तो यहाँ स्टेज पर दिखाई पड़ रही है। तो ये अलग तरह का जज्बा है, लेकिन मैं इस जज्बे को भी सलाम कर रहा हूँ। अब सुकून से बैठ जाएं आप सारे लोग कि मुर्दा लोहे को भी हथियार बनाने वाले, मुर्दा लोहे को भी हथियार बनाने वाले, अपने आंसू को भी औजार बनाने वाले हमको बेकार समझती है हुकूमत, लेकिन हम हैं इस सूबे की सरकार बनाने वाले। मुशीराबाद के नौजवान दोस्तों, आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि पूरे तेलंगाना में एक बदलाव की आंधी चल रही है। मैं अभी मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से, जबलपुर से कैंपेन करके यहाँ सीधे आया हूँ और यहाँ आने के बाद सीधे एयरपोर्ट से आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ मुशीराबाद की सरजमीन पर, जो बहुत तारीखी सरजमीन है। मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये जो केसीआर साहब की सरकार है, आपने इनको 2 मौका दिया, सूबे में 2 बार इनकी सरकार बनाई, लेकिन मुशीराबाद वालों, मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैं राज्यसभा में हूं, मैंने देखा है कि जब भी आपके मुद्दों पर बोलने की बात आई तो केसीआर साहब का एक चेहरा हैदराबाद में अलग है, लेकिन दिल्ली में इनका एक चेहरा दूसरा है, जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती वाला चेहरा है। मैं यहां आपसे यह कहने आया हूं, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो या फिर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट का, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, हर उस बिल पर हमारे आपके वोट लेकर के हुकूमत बनाने वाले केसीआर साहब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आते हैं। इसलिए मैं आपसे यह कहने आया हूं मेरे भाई कि इस बार तेलंगाना बदलने जा रहा है। पूरे तेलंगाना में एक बदलाव की आंधी चल रही है। जिस तरह से रेवंत रेड्डी की सभाओं में भीड़ आ रही है, जिस तरह आज राहुल गांधी को सुनने के लिए वारंगल में लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं, वो बता रहा है कि तेलंगाना बदलने जा रहा है। अगर तेलंगाना बदलने जा रहा है तो फिर मुशीराबाद उससे अछूता क्यों रह जाए। अंजन कुमार यादव को आप जानते हैं, पहचानते हैं, ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 2 बार, आपकी खिदमत की है इन्होंने। अब एक मौका इनको फिर से यहाँ की असेंबली के लिए दीजिए। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। नरेंद्र मोदी जब तेलंगाना में आते हैं तो यहाँ की सभा में खड़े होकर के कहते हैं कि केसीआर आए थे मेरे पास अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। कौन कह रहा है ये? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और एक बात, आप सारे लोग, इससे पहले आपने कई बार, 2 बार कम से कम केसीआर साहब की सरकार बनाई। उनकी कार की स्टीयरिंग को आप समझते थे कि वो आपके चौखट पे आकर के रुकेगी, लेकिन मैं तो अभी इस इलाके में भोलकपुर के रास्तों से चल करके यहाँ आया हूँ। सड़कें इतनी खराब है कि पता ही नहीं चल पाता कि आप सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं। बहुत ही खराब सड़कें हैं। मेरा मानना है कि इस देश में नरेंद्र मोदी को झूठ के मामले में कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ केसीआर साहब दे सकते हैं। दोनों झूठ बोलते हैं, सरपट झूठ बोलते हैं। याद करिए, केसीआर साहब ने कहा था ना कि अक़लियतों को 12% रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहा था या नहीं कहा था? कहा था या नहीं कहा था? मिला? 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 नहीं मिला ना। ये एक झूठ उसी तरह था जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, लेकिन किसी को मिला? नहीं मिला ना। नरेंद्र मोदी के 15
केसीआर का 12% मिला। एक और वादा किया था, डबल बेडरूम देंगे सबको, डबल बेडरूम। खुद तो अपने लिए राजमहल बना लिया, उधर नरेंद्र मोदी 20,000 कोई बात नहीं, इस तरह का होता रहता है, हमें पता है। माइक दबाने की कोशिश की जाएगी, आवाज बंद करने की साजिश की जाएगी, लेकिन जब हमारी आवाज को नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में नहीं दबा पाते तो हैदराबाद में केसीआर भी नहीं दबा पाएंगे। कोई डर नहीं है, ये आवाज दबने वाली आवाज नहीं है। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम यहाँ सिर्फ खड़े होकर के नहीं बोलते हैं, हम वहां भी बोलते हैं जब हमारे आगे 8 फीट दूरी पर नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। हम तब भी उनसे बोलते हैं, हम तब भी उनसे कहते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। हम उनसे तब भी पूछते हैं, हम उनसे तब भी सवाल करते हैं, हम उनसे पूछते हैं, नरेंद्र मोदी साहब आपने जो अच्छे दिन लाने का दावा किया था वो तो झूठे साबित हुए। अब तो हम आपसे कह रहे हैं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। मेरे भाई, पूरे देश में महंगाई अपने आसमान पर है, चरम पर है। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था कि हम इस देश को अच्छे दिन देंगे। इधर केसीआर साहब ने आपसे कहा था कि जब हम आएंगे तो जुडिशियल पावर देंगे वक्फ बोर्ड को। मिला? नहीं मिला। 77,000 एकड़ जमीनों में तकरीबन 57,000 एकड़ जमीनें जो आपकी थी, आपके आबाओ अजदाद की थी, आपके पुरखों की थी, वो बेच दी गई, लूट ली गई। फाइल जबरदस्ती रोक करके रखी हुई है मोहतरम केसीआर साहब ने। केसीआर साहब कहते हैं कि हमारी कार में आकर के बैठ जाइए, लेकिन हमें पता है वो कार जहां जाकर के रुकती है, वो कार दरअसल नरेंद्र मोदी जी की चौखट पे और आरएसएस की चौखट पे जाकर के रुकती है। हमें मालूम है। हम इसलिए आपसे ये कहने आए हैं मेरे भाई कि इस बार का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। इस बार का इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। ये सिर्फ तेलंगाना की असेंबली का इलेक्शन नहीं है मुशीराबाद वालों, भोलकपुर वालों। ये जो इलेक्शन है ये 2024 का सेमीफाइनल है। अगर ये चाहते हो कि दिल्ली की गद्दी से वो हुकूमत हटे, अगर ये चाहते हो कि इस मुल्क में एक सेकुलर हुकूमत बने, तो तेलंगाना वालों आपको कांग्रेस को ताकत देनी पड़ेगी। मैं पिछली बार जब आपके बीच में आया था तो सिर्फ शायर था। इस बार आया हूं तो आपकी दुआओं ने मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाया हुआ है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के वापस आया हूं आपके बीच में। आपके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, केसीआर साहब आएंगे, केटीआर साहब आएंगे। मैं तो आजकल उनके वीडियो सुन रहा हूं, मुझे हैरत होती है कि किस तरह की सियासत चल रही है। हमारे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अगर कोई इंसाफ पसंद इंसान पैदा हुआ है तो वो केसीआर पैदा हुए। कहां हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और कहां आज केटीआर साहब का मैं एक बयान देख रहा था कि हम अल्लाह से भी लड़ जाएंगे। इतना गुरूर, इतना अहंकार नहीं ना, आज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है? गुरूर टूटेगा और इसी तेलंगाना में ये गुरूर टूटेगा। मैं आपसे मुशीराबाद वालों इसलिए अपील करने आया हूं, इसलिए कहने आया हूं क्योंकि हम जिसकी क़यादत में सियासत कर रहे हैं, जिस शख्स का नाम राहुल गांधी है, वो शख्स कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चला। क्यों चला? ताकि नफरत कम हो सके। उसने नारा दिया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुशीराबाद वालों सोचो, अगर नफरत कम होगी तो फायदा किस
किसका होगा? नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? कौन लोग हैं जो सड़कों पर लिंचिंग करके मार दिए जा रहे हैं? वो कौन गरीब लोग हैं जिनके घरों के सामने बुलडोजर खड़ा है? वो कौन गरीब लोग हैं जो मजलूम होकर के थानों में बंद हैं? हम ही आप तो हैं। अगर हम ही आप हैं तो उस नफरत को कम करने के लिए कौन चल रहा है जमीन पर, सड़क पर? राहुल गांधी। वही राहुल गांधी जिसे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कहते थे कि वो तो शहजादा है, वो तो राजकुमार है। वही राहुल गांधी 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा। मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा था। मुझसे एक साथी ने कहा कि इमरान साहब आप क्या कहेंगे, आप तो शायर हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने उनसे कहा कि मैं तो शायर हूं, मैं तो बस इतना कहूंगा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी कोई और नहीं है, वो नया गांधी राहुल गांधी है, जो एक टी शर्ट में पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर चलता रहा नफरत कम करने के लिए। मैं आज उसकी मोहब्बत का हवाला देकर के आपके बीच में अंजन भाई के लिए वोट मांगने आया और ये कहने आया हूं कि तेलंगाना बदलने जा रहा है। मध्य प्रदेश आज वहां पे वोटिंग हुई है, आज वहां पर 5 बजे 6 बजे वोटिंग खत्म हुई है। छत्तीसगढ़ में आज वोटिंग खत्म हुई है और लिख लेना जो मैं कह रहा हूं, दोनों सूबों में क्लियर मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अब नजरें जो हैं वो तेलंगाना पर हैं। तेलंगाना वालों, इस बार आपको मोहब्बत का